हाँ मन, ये हेलो। हेलो चंदन। यस सर। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा आपको? हाँ सर, दिख रहा है अभी। ठीक ठीक ठीक। तो कल मैंने आपको बताया था कि सातों इक्वेशन पियर्स की मैंने ड्राइव की थी, ठीक है। और इनके 11 बोवन पैरामीटर्स हैं, तो इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को। और तो फिर क्या किया, फिर व्हाट ही हैज डन कि सम अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन इन पेयर्स, है ना। तो उसके अंदर मैंने कल आपको बताया था कि भी जैसे हमें नया फैब्रिक डिजाइन करना है, फैब्रिक थिकनेस निकालनी है, एयर परमेबिलिटी, रीड एंड पिक सेट वगैरह निकालना है, अदर प्रॉपर्टीज हमें फैब्रिक की निकालनी होती हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये 11 पैरामीटर्स को वर्कआउट करना पड़ता है। तो इन इक्वेशंस को इतना आसानी से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स तो हम फैब्रिक के डायरेक्ट जब हम फैब्रिक एनालिसिस करते हैं तो आपका ईपीआई, पीपीआई है, क्रिम्प है, और इनको तो निकाल लेते हैं। जिससे क्रिम्प एम्पलीट्यूड, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको H1 निकालना है, क्रिम्प एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है कि ये वैल्यू होती है आपकी, ये यहां से लेकर के यहां तक की, ये कहलाता है आपका H1, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको निकालने का ये फार्मूला होता है आपका H1 बराबर 4/3 P2 √C1, ठीक है ना। तो H1 को निकालने के लिए इन्हीं पेयर्स इक्वेशन से इनको ड्राइव किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, गेट के एग्जामिनेशन के अंदर भी, कि आपको P2 दे दिया गया, C1 आपको दे दिया गया, है ना, क्रिम दे दी गई फैब्रिक की। और P2 को आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर कपड़े की हमें पीपीआई मालूम हो तो 1/पीपीआई, ठीक है ना। ये हम काउंटिंग ग्लास से निकाल लेते हैं। और पीपीआई निकालने, ये वैल्यू जो होती है, आप फिगर में देखें तो ये P2 के बराबर होती है आपकी, ठीक है ना। तो अब इसको निकालने के लिए क्या है कि काउंटिंग ग्लास से हम पीपीआई निकाल के उसका इनवर्स कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी जो होती है ये P2 कहलाती है। C1 आपने टेस्टिंग में निकाला होगा, फैब्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल में निकाला होगा। तो क्रिम बराबर होती है आपका C1 बराबर L1 माइनस P2/P2। तो इससे हम क्रिम, फ्रैक्शनल क्रिम्प हम निकालते हैं C1, है ना। और C1 मालूम हो गया, P2 मालूम हो गया, तो हम H1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। या आपको क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1 दिया गया है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया भाई पीपीआई को निकालना है, तो आप इसी फार्मूले से डायरेक्ट आप पीपीआई को निकाल सकते हैं। या तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके फॉर्म हो जाते हैं, और इन सब का यूज भी आपका किया जाता है आपके फैब्रिक प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्रिम्प वेरिएशन है, जैसे पीपीआई आप चेंज करते हैं तो कपड़े के अंदर क्या प्रॉपर्टी चेंज होंगी, ईपीआई आप चेंज करते हैं तो फैब्रिक में क्या मेन प्रॉपर्टी चेंज होंगी, वो अभी इस इक्वेशन से करके मैं दिखाऊंगा। कपड़े की थिकनेस कैसे निकालते हैं, अभी आप टेस्टिंग लैब के अंदर ये थिकनेस वगैरह आप निकालेंगे तो डायरेक्टली आप फार्मूले से भी, पियर्स थ्योरी अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट आप फैब्रिक की थिकनेस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब यूज आपके ये आपका पियर्स थ्योरी के द्वारा ही होता है, ठीक है ना।
तो आज मैं इसका इस फार्मूले का, ये जो फार्मूला है आपका, इस फार्मूले का डेरिवेशन करूंगा आपका, ठीक है ना। H1 बराबर 4/3, और H1 क्या है, H1 इसकी वैल्यू है, ये वार्प है ये आपका, और ये आपका वेफ्ट है। तो वार्प आपका कितना डिविएट कर रहा है आप ये देखें, तो Q पोजीशन से लेकर के और ये I पोजीशन तक गया हुआ है ना। तो इसका जो डिविएशन है इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रिम्प एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और अब तो कल मैंने आपको बताया था इसको निकालते कैसे हैं। तो आप देखें तो H1 बराबर 4/3 P2 √C1, इसको निकालना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ रखा हुआ है कि भी साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है आपका थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ द साइन थीटा। तो ऐसे ही आपका इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम मैथमेटिक्स में, ऐसे ही आपका कॉस थीटा बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसी तरीके से ये सीरीज आपकी जो है वो एक्सपेंड करती चली जाती है, ठीक है। तो हम मेन वैल्यूज इसकी रख लेंगे और इन्हीं वैल्यूज को हम उसके अंदर रखेंगे। तो यू नो दैट द फैक्टोरियल 3 बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है इट इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा आपका, इसको हम फर्दर तो ये फैक्टोरियल 4 बराबर होता है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 24। तो इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकालते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 बराबर हो जाएगा 120। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बराबर कितना आया था आपका 12, सॉरी 6, फैक्टोरियल 3 बराबर था 6, ठीक है ना। और फैक्टोरियल ये आपका थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम 5 से और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 के बराबर। तो फैक्टोरियल 5 बराबर होता है जाएगा 120, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू आपकी निकालते जाते हैं। और इसी तरीके से आपका कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2, और फैक्टोरियल ये हो जाएगा थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। तो इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, अब इन वैल्यूज को हम
उसके अंदर पेयर्स इक्वेशन में रख देंगे। तो ये आपका होता है P2 बराबर, कल मैंने ड्राइव किया था, P2 बराबर L1 माइनस डी थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस डी इंटू साइन थीटा 1। ठीक है ना। अब आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ये बराबर हो जाएगा आपका L1 माइनस डी थीटा 1 और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाई 24 प्लस डी इंटू ये साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इट इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 6 प्लस थीटा की पावर 5 बाई 120। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर रख दूंगा कि P2 बराबर आ जाएगा आपका, P2 विल बी इक्वल टू L1 माइनस L1 थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस डी थीटा 1 क्यूब बाई 3 प्लस L1 थीटा 1 की पावर 4 बाई 24। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट ये एग्जैक्ट वैल्यू रख दी है, आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, और मैंने आपको नोट्स दिए उसके अंदर डेरिवेशन इसका दिया गया किस तरीके से ये वैल्यू निकल के आती है। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 P2 बराबर। अब इसी तरीके से हम H1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये आपका जैसे आपने पढ़ रखा है H1 बराबर L1 माइनस डी थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है ना, ये पियर्स इक्वेशन है, और इसके अंदर हम साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 की वैल्यू रख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका H1 विल बी इक्वल टू L1 माइनस डी थीटा 1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 1 क्यूब अपॉन 6 प्लस थीटा 1 5 अपॉन 120। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, प्लस यहां कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो d इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा 1 की पावर 4 बाई 24 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और इसकी वैल्यू लगभग निकल करके आ जाएगी आपकी, ये आपका
H1 बराबर L1 थीटा 1 माइनस D थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस L1 थीटा 1 क्यूब बाई 6 प्लस D थीटा 1 4/8। ये वैल्यू हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर, आप 2 डाल लीजिए इसको। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, H1 मिल गई और आपका P2 मिल गई, ठीक है ना। अब आपको ये निकालना है, आपका क्रिम्प निकालनी है। आपको मालूम होता है क्रिम्प बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर होता है L1 माइनस P2 अपॉन P2। ये फ्रैक्शनल क्रिम्प होती है। तो L1 की वैल्यू माइनस, अभी आपने P2 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में, तो P2 बराबर है आपका L1 माइनस L1 थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 और प्लस लीविंग द हायर पावर्स, ये आपका आ गया। और दूसरा आ जाएगा आपका, फिर आपका P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी L1 माइनस L1 थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, या इसको लिख सकते हैं आप, यहां पर आप L1 ये L1 माइनस L1 प्लस L1 थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 अपॉन, ये आपका L1 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। तो ये L1 से L1 आपका कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 बराबर, तो यहां पर आप देखें तो ये 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर आ रहा है आपका। तो थीटा की वैल्यू आपकी रेडियन में नापते हैं, तो ये 1 की वैल्यू काफी ज्यादा होती है ना। जैसे तो थीटा की वैल्यू जो होती है 14 डिग्री या 18 डिग्री के बीच में होती है कपड़े के अंदर। तो थीटा इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू 1। तो हम थीटा की वैल्यू को एक के कंपेरिजन में वी सेक्रीफाइस द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, छोड़ देते हैं हम थीटा की वैल्यू को। तो इसको हम लिख देते हैं आपका ये L1 अपॉन थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 बटे L1। तो L1 से L1 आपका कट जाएगा, तो ये C1 बराबर आ जाएगा, ये C1 बराबर आ जाएगा थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, या हम इसको लिख सकते हैं थीटा 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू C1, ठीक है ना। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। मतलब अगर आपको थीटा को निकालना है कपड़े के अंदर, तो अगर आपको वार्प क्रिम्प मालूम है तो थीटा की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजिली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको वो 7 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट इक्वेशन। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ये वैल्यूज भी अपने एक्चुअल वैल्यूज के लगभग बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आप जो है थीटा 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है ना। अब आपका इसको ऐसा कर देते हैं,
तो अभी आपने देखा कि जो हमारी θ1 की वैल्यू है इट इज इक्वल टू √2 इंटू C1। अगर आपको कपड़े की क्रिम्प मालूम है तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये सेकंड इक्वेशन थी पियर्स की। अभी हमने आपको बताया था जो हमने ड्राइव किया था, ये आपका ये H1 बराबर है आपका सेकेंड इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी L1 θ1 लिविंग द हायर पावर्स। तो दिस इज फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। तो ये बराबर हो जाएगा और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन है ना, P2 बराबर है आपके L1 के, ठीक है ना। और थीटा बराबर ये दिया गया है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका H1 बराबर P2 √2 इंटू C1। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किया गया है क्योंकि 1937 में वी आर नॉट हैविंग द कैलकुलेटर कंप्यूटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सिंपल कैलकुलेशन हमारे स्लाइड रूल्स वगैरह होते थे, वो इंजीनियरिंग में यूज होते थे पहले, आज से 50 ईयर ओल्ड है ना, लॉग टेबल वगैरह, तो इन सब का यूज हम करते थे। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट किया इन्होंने पियर्स ने, तो इट कम्स आउट टू बी द 4/3 P2 √C1। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भी H1 बराबर हो गया H1 बराबर 4/3 P2 √C1। तो इस तरीके से हम क्रिम्प एम्पलीट्यूड की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये H1 की निकाल लिया, ऐसे हम H2 की निकाल सकते हैं, θ2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला हुआ। अब ऐसे ही आपका ये H1 बराबर हो गया इतना, क्योंकि H1 की वैल्यू कपड़े के अंदर बहुत कम होती है, 0.001 इंच के लगभग। तो हम इसको क्या करते हैं, थाउ से मल्टीप्लाई कर दे, थाउ से गुणा कर देते हैं। जैसे आप कार्डिंग के अंदर सेटिंग करते हैं ना, तो अंडर केसिंग वगैरह या फ्रंट प्लेट बैक प्लेट, इनकी सेटिंग कैसे करते हैं, आपके पास लीड्स होती हैं थाउस की, तो उनके द्वारा हम अंडर केसिंग की, फ्रंट प्लेट की, बैक प्लेट की सेटिंग करते हैं कार्डिंग के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसको हम थाउ में चेंज कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 P2 इंटू 1000 इंटू √C1। अगर C1 को आप क्रिम्प में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कपड़े की जो फ्रैक्शनल क्रिम्प होती है वो होती है आपकी 0.08% पीवी के अंदर, और परसेंटेज निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाती है आपकी 8%, ठीक है ना। तो ये जाती है C1 और ये हो जाती है C1%। तो ऐसे ही अगर आपको C1% निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, √100 होगा तो बाहर निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 10 ये कट जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी द 136 P2 √C1। और आपको मालूम है P2 बराबर होता है 1/N2, या इसको EPI कहते हैं। N2 मतलब इंच पर इंच, जो हम काउंटिंग ग्लास से कपड़े के अंदर निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ द वेब थ्रेड्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कि H1 बराबर 136 N2 √C1%, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी
H1 की। ऐसे ही आप H2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं सेम तरीके से। हेलो सर, इसमें P2 इक्वल टू L1 ले रखा है तो इसमें क्रिम जीरो नहीं हो जाएगा क्या? क्या चीज? सर ये लिखा हुआ है ना P2 इक्वल टू L1, हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया ना आपने, फर्स्ट तो सर इक्वेशन इसमें ऑफ द क्रिम जीरो हो पियर्स। जाएगा ना? नहीं नहीं तो नहीं सर नहीं, C1 जीरो हो जाएगा। P2 बराबर है, P2 बराबर L1। आप जो पहली इक्वेशन मैंने P2 को अप्रोक्सीमेट किया था ना, तो दैट इज P2 बराबर है L1 माइनस L1 थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। तो हायर पावर्स को छोड़ करके तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू P2 बराबर वो मैं एज ए इसको एज्यूम किया गया, मतलब लगभग बराबर होती है। मतलब कपड़े के अंदर प्रैक्टिकली देखा जाए तो P2 और C1 की वैल्यू लगभग बराबर होती है क्रीम का जो है ना। तो इसको ये एक्चुअली क्या है, पियर्स ने सब चीजें जो करेक्शंस किए हैं, तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई करेक्शन करते हैं प्लस माइनस, तो वो सब अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो लगभग अपने एक्चुअल रिजल्ट के बराबर आता है। आप समझे? तो इन्होंने क्या किया कि ये जो मैं अभी आपको 4/3 लिख रहा था, ये √3 की √2 की वैल्यू नहीं है, √2, तो ये सब अप्रोक्सीमेशन है। तो ये सब चीजें क्या करती है, प्लस माइनस हो करके, और जो आप बता रहे हैं कि तो P2 को एज ए L1 आप ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वो लगभग बराबर ही आ जाता है, ये प्लस हो जाता है वो माइनस हो जाता है आपका। तो इस तरीके से ये अप्रोक्सीमेशन किया गया है यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका। तो जो जैसे अभी कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया, तो बहुत सी चीजें आप क्या करते हैं कि भाई स्केल से कोई चीज मेजर करते हैं, वो 4.2 सेंटीमीटर आ रही, तो आप क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। फिर आपने आगे रीडिंग ली, वहां पर भी आपने अप्रोक्सीमेट किया, फिर आगे रीडिंग ली, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही इन्होंने ये वैल्यूज निकाली हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट जो हैं वो लगभग एक्चुअल कपड़े के रिजल्ट के बराबर हैं। ठीक है ना? तो आप जो कर रहे हो वो ठीक है, वो क्रिम को वो मतलब लिया नहीं है इन्होंने, ठीक है ना, ये एज्यूम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे H2 बराबर हम कर सकते हैं 136 √C2% अपॉन N1। अब आप क्या करेंगे कि H1 और H2 की जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, इनको आपने जो 7th इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, वो क्या है आपका, H1 प्लस H2 बराबर D1 प्लस D2 बराबर है कैपिटल D के। ये 7th इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, मैंने पहले ड्राइव की थी आपको। तो और D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आपको काउंट मालूम है वार्प का, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लगभग वो हो जाएगी 1/28 √N1। ठीक है? और D2, तो ये इसको अगर आप थाउज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 28 √N1। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 36 अपॉन √N1। तो D1 की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही आपका D2 बराबर हो जाएगा आपका 36 अपॉन √N2। तो आपने D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, और ये H1 H2 निकाल लिया। ये आपका H1 H2। अब ये 7th इक्वेशन में हमने रख दी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका √C1% अपॉन N2 प्लस √C2% अपॉन N1
तो ये बराबर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी द 0.28 into 1 upon under root n1 plus 1 upon अंडर रूट n2। तो इसकी वैल्यू लगभग ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के द्वारा आप ये है आपका ये आपका राइट हैंड साइड और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड। तो दोनों चीजें प्रैक्टिकली देखा गया, हम जब ने कपड़े से निकाल करके देखा तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं थी। तो फिर जैसे अभी आप कह रहे थे, तो इसको इन्होंने क्या किया कि इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करने के लिए इसकी वैल्यू जो थी प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू के बराबर नहीं थी। कारण इसका ये था कि जो यान का क्रॉस सेक्शन है वो इन्होंने माना था सर्कुलर, ये माना यान का क्रॉस सेक्शन, जबकि एक्चुअल में जो यान का क्रॉस सेक्शन होता है वो इलेप्टिकल होता है फैब्रिक के अंदर, ठीक है ना। ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, तो इट इज इन द इलेप्टिकल नॉट इन द सर्कुलर। तो हमें क्या करना पड़ा, जैसे इसको हमको इलेक्ट्रिसिटी ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाइड बाय द ई, और ई की वैल्यू हम ये ई बराबर हम इलिप्स से निकाल सकते हैं, क्योंकि पियर्स ने माना था शुरू में कि यान इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन वेयर इट इज नॉट द सर्कुलर एक्चुअल में। बाद में देखा गया यान का जो क्रॉस सेक्शन माइक्रोस्कोप से था तो इट इज इन द इलेप्टिकल फॉर्म। तो जैसे आपने इलिप्स के अंदर पढ़ रखा है पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स, तो ई बराबर होता है y अपॉन एक्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये देखा गया कि भी तब आपकी जो है राइट हैंड साइड बराबर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जब हम इसको 0.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको और क्लियर कर लीजिए, मैं इसको दो बार नहीं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 0.28 ई, ठीक है ना। और ई जो होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है इलिप्स की, क्योंकि यान जो होता है इट इज नॉट इन द सर्कुलर फॉर्म, इट इज इन द इलेप्टिकल फॉर्म, तो तब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, ठीक है ना। अब आप देखें तो कपड़े के अंदर जैसे आप पीपीआई को चेंज कर सकते हैं, N2 क्या हो जाता है पीपीआई होता है कपड़े का, पिक्स पर इंच है, ठीक है ना। तो पिक्स पर इंच को अगर आप कपड़े के अंदर चेंज करेंगे तो आपका वार्प क्रिम देखिए इक्वेशन से अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि N2 को बढ़ाएंगे तो C1 आपका डायरेक्टली बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो जब आप पीपीआई को बढ़ाएंगे तो पीपीआई विल बी प्रोपोर्शनल टू C1। तो जैसे आप पिक्स पर इंच को कपड़े के अंदर बढ़ाते हैं तो वार्प की क्रिम्प अपने आप बढ़ जाएगी, समझे कि नहीं। तो बिना कपड़ा बनाए हुए आप बता सकते हैं कि अगर कपड़े के अंदर आप पिक्स को बढ़ाते हैं पीपीआई को तो वार्प की क्रिम्प अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आप देखें तो ये आपका N1 जो है वो ईपीआई है, तो ईपीआई को आप जो आप बढ़ाएंगे तो ईपीआई को आप बढ़ाएंगे तो कपड़े की जो वेफ्ट क्रिम्प है वो अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। तो ईपीआई इज प्रोपोर्शनल टू C2, ठीक है ना। तो इंच पर इंच इज प्रोपोर्शनल टू क्रिम्प, तो जैसे आप इंच पर इंच को आप बढ़ाएंगे कपड़े के अंदर तो आपका
वेफ्ट की वैल्यू, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं या तो आप ये सब चीजें इस इक्वेशन से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको कपड़े के अंदर जैसे आपको 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं, C1 C2 N1 N2, है ना। तो अगर आपको कोई चीज आपको पता करनी है तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ये आपका पियर्स इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इट इज रिलेटिंग द फैब्रिक प्रॉपर्टीज टू द फैब्रिक पैरामीटर्स। तो कपड़े के अंदर जो आप पैरामीटर्स आप चेंज कर रहे हैं, है ना, तो आप C1 को चेंज करें, N2 को चेंज करें, C2 को चेंज करें, N1 को चेंज करें, तो इन सब का इफेक्ट आप कपड़े के अंदर आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से फैब्रिक पैरामीटर्स जो आपका क्रिम्प वगैरह है वो EPI PPI से कैसे आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। और इस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब आपका E की वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, N1 दे दिया गया, N2 दे दिया गया, और आपका EPI PPI दे दिया गया। तो C1 और C2 की वैल्यू वो पूछ सकते हैं, या C1 की वैल्यू मालूम है तो C2 की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इन सब की इक्वेशंस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और प्रैक्टिकल यूज इसका ये हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो दिस इज द यूज ऑफ द पियर्स ज्योमेट्री। और अब आप नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको बताऊंगा कपड़े की थिकनेस को कैसे निकालते हैं। मतलब वैसे तो आप 6M के अंदर कपड़े की थिकनेस आप निकालेंगे, है ना, और लेकिन अभी आप बिना कपड़ा बनाए हुए उसकी थिकनेस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू कॉल द ETS, मतलब इंजीनियर आप इसलिए आपको कहा जाता है कि बिकॉज यू कैलकुलेट द थिंग्स बिफोर टेस्टिंग द फैब्रिक। आप कपड़ा बनाने के पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भी इसके अंदर रीड पिक कितना होगा, एयर परमेबिलिटी कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, क्रिम्प कितनी होगी, तो हर चीज। और ये जो आप क्रिम्प वगैरह है तो PPI वगैरह जो आप चेंज करते हैं, तो इससे आपका C1 और C2 मालूम होने से आप कपड़े का जो फैब्रिक विड्थ है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फैब्रिक विड्थ जो होती है फैब्रिक विड्थ इंटू 1 + C2 बराबर होता है आपका रीड स्पेस। तो कपड़े का जो रीड स्पेस लूम के ऊपर होता है, तो अगर आपको कपड़े की चौड़ाई मालूम है तो आप रीड स्पेस को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपको C2 की वैल्यू मालूम है तो C2 की वैल्यू आप यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे आपको टेप लेंथ आपको निकालनी है। 1 लाख मीटर कपड़ा बनाना है तो आपका 1 लाख मीटर को आप C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेप लेंथ हमारी निकल आएगी। तो दिस इज द यूज ऑफ द पियर्स थ्योरी। और नेक्स्ट टर्न पर मैं अदर प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, तो थिकनेस वगैरह लूंगा। तो दिस आई एम क्लोजिंग